हेलो एवरीवन। तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण एवं जैव विविधता के 100 महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, यह जो प्रश्न है अलग अलग एग्जामिनेशन को एनालाइज करके यहाँ पर लिया गया है, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और यह क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड पर पूछे जाते हैं। तो इसी को समझने का हम प्रयास करते हैं। अगर इसको लेसन को बढ़िया से ध्यान से देख करके एग्जामिनेशन देने आप जाते हैं, तो कोई भी एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो मान के चलिए कि 80 से 90% आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन ही जाएगा। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि 100 क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूंगा। इस कारण से क्या है कि प्रत्येक जो लेसन में 25-25 क्वेश्चन आएगा, तो टोटल जो है 4 वीडियो में यह लेसन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला बोलता है निम्नलिखित में से गलत को पहचानना है। तो रामसर कन्वेंशन का संबंध आर्द्र भूमि से बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर रामसर कन्वेंशन का संबंध वेटलैंड से बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से, ये भी आपका सही है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध खतरनाक अवशिष्ट से, यही आपको गलती दिया हुआ है। देखिए, कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, इसका संबंध क्या है? बायोसेफ्टी से। क्या है? बायोसेफ्टी, जिसको बोलते हैं जैव सुरक्षा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए अब बून कन्वेंशन की बात करते हैं। तो माइग्रेटरी स्पीसीज बिल्कुल सही है। जो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, उसको बचाने के लिए बून कन्वेंशन है, इसको बोलते हैं प्रवासी पक्षी के लिए बून कन्वेंशन है। तो आपका ये सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि ओजोन परत के बारे में जान लीजिए। देखिए क्या है, पृथ्वी के ऊपर में के कई सारा लेयर है, ठीक है ना। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है। तो समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत आपका पाया जाता है। और ओजोन परत क्या करता है? यह बेसिकली क्या है कि ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का अपूर्व होता है। इसका ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। तो एक लेयर बना लेता है और जो सन से जो पराबैंगनी किरणें आता है ना, उससे हमको क्या करता है? बचाता है। डायरेक्ट यह पृथ्वी पर इसको आने नहीं देता है। अगर डायरेक्ट यह पृथ्वी पर आएगा तो हमको स्किन संबंधित समस्या पैदा कर सकता है या कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। तो सन के जो अल्ट्रा वायलेट रे होता है, पराबैंगनी किरणें से ओजोन परत हमको क्या करता है? बचाता है। ठीक है। ओजोन परत क्या हुआ कि विभिन्न कारणों से ओजोन परत का जो लेयर था वो धीरे धीरे क्या हुआ? कमजोर होने लगा। तो उसके बारे में आगे क्वेश्चंस में आएगा तो वहाँ पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इतना याद रखिएगा। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा सांद्रता कहाँ पाया जाता है? तो 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के आसपास जो है ना, वहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा इसका डेंसिटी पाया जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये भी याद कर सकते हैं। ओजोन परत तो किस इकाई में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, इसको बोलते हैं अर्थ समिट कब हुआ था? देखिए, अर्थ समिट जो है 1992 में हुआ था। 1992 में, 1992 में। देखिए, रियो डी जेनेरो एक शहर है, ब्राजील। ब्राजील एक देश है। ब्राजील शहर में, ब्राजील देश में क्या है कि रियो डी जेनेरो एक शहर है और उसी में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन था। इसी कारण से इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। तो भी आप याद कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1992 हो जाएगा। अब आगे आते हैं। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए, पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। इन्वायरमेंट डे इसको जो बोलते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देखिए क्या है, 1972 में स्टॉकहोम एक जगह है, वहाँ पर क्या किया? एक सम्मेलन किया गया कि हमको पर्यावरण को क्या करना है? बचाना है। तो वहाँ पर यह मीटिंग लिया गया। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। चूंकि यह मीटिंग जो हुआ था 5 जून को हुआ था, इसी कारण से यह निर्णय लिया गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में। तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IUCN का? देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए, अब इसका काम क्या है कि नेचर जो होता है, प्राकृतिक है, उसको क्या करना है? बचाने का प्रयास करना है। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये भी आप याद रखिएगा कि IUCN का स्थापना कब हुआ था? तो IUCN का स्थापना 1948 में किया गया। तो आप याद रख सकते हैं, अक्टूबर 1948 में किया गया था। हालांकि वो याद रखने की आवश्यकता नहीं, अक्टूबर, बस इतना याद रखिएगा 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनेप की बात करते हैं। यूनेप का स्थापना कब हुआ था? तो यूनेप का स्थापना 1972 में किया गया था। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि स्टॉकहोम में सम्मेलन किया गया था। उस दौरान निर्णय लिया गया था कि विश्व को पर्यावरण को बचाना है तो क्या करेंगे? संस्था बनाएंगे। तो वहाँ पर यूनेप बनाएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये भी याद रखिएगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये बनाया गया था 1972 में। ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेप का मुख्यालय है नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी केन्या में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केन्या में। और ये BPSC में क्वेश्चन 65 में पूछा गया था, तो याद रखिएगा, नैरोबी केन्या में। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पर अभी कुछ देर पहले डील किया हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है। अब आगे आते हैं।
4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। क्या मनाया जाता है? ब्रेल दिवस। देखिए क्या है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि बनाया गया है लुई ब्रेल द्वारा, तो उन्हीं के लिए मनाया जाता है ब्रेल दिवस, तो याद रखिएगा। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, तो इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है, तो एप्को आंदोलन का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध, एप्को आंदोलन का संबंध कहाँ से है? तो इसका कर्नाटक से। तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या हुआ, चिपको कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो वहाँ क्या था कि पेड़ों को काटा जा रहा था, तो वहाँ के महिलाओं द्वारा क्या किया गया, और जो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, महिला और उसके साथ साथ पुरुष भी, कि पेड़ से चिपक जाते थे कि अगर पेड़ काटिएगा तो पहले क्या करना, हमको काटना है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से, फॉरेस्ट को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। और जिस तरह से क्या हुआ कि उत्तर भारत में यह आंदोलन फैल गया, मतलब उत्तराखंड से शुरू होकर के, उसी तरह से क्या हुआ कि कर्नाटक में शुरू किया गया एपिको आंदोलन है, पूरे दक्षिण भारत में क्या हो गया, फैल गया। तो याद रख सकते हैं, मतलब चिपको का मतलब जो है वो भी एपिको का मतलब है, वन को बचाना है, यही इसका मतलब है। तो ये कर्नाटक से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन से, याद रखिएगा। अभी सुंदरलाल बहुगुणा का मृत्यु भी हुआ है, इसका आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है। बायोमैग्निफिकेशन के लिए प्रदूषक में क्या होना चाहिए? देखिए क्या है, बायोमैग्निफिकेशन कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो खाद वगैरह या जो भी उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, भोजन जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो देखिए शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं बायो एक्युमुलेशन। क्या करते हैं? बायो एक्युमुलेशन, मतलब क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। और यही शरीर में क्या होता है कि मान लें हम खाना खाते रह रहे हैं, उर्वरक का इस्तेमाल जो भोज्य पदार्थ में हो रहा है वो हम लोग खाते रह रहे हैं, खाते रहे, तो यही क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो यही बढ़ने को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। ऐसे भी इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखते हो, उसमें इस तरह से रहता था, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास रहता था, मतलब देखिएगा तब छोटा लेटर बड़ा दिखाई देता था। तो समझिए बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि प्रदूषक जो होता है ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ते जाएगा, उसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन के लिए जो प्रदूषक होता है उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? तो देखिए क्या क्या होना चाहिए। एक तो क्या है, उसका लाइफ टाइम लॉन्ग होना चाहिए, तब तो शरीर में जाकर हानि पहुंचा सकता है। लाइफ टाइम क्या होना चाहिए? लॉन्ग होना चाहिए, मतलब जीवन का लंबा होना चाहिए। अगला क्या है कि पानी में घुलनशील नहीं होना चाहिए। अगर पानी में घुलनशील रहेगा ना तो पेशाब के जरिए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो पानी में घुलनशील नहीं होना चाहिए। अगला क्या है कि वो एक्टिव होना चाहिए, तब तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ये है। अब देखिए कि वासा में घुलनशील होना चाहिए, वासा फैट जो होता है उसमें घुलनशील होना चाहिए, उससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और उसके लिए क्या हो जाएगा कि टिक पाना क्या होगा, शरीर में आसान होगा। तो याद रखिएगा। तो यही पूछता है क्या गुण होना चाहिए, तो देखिए वासा में घुलनशील उसको होना चाहिए, अब बाकी सब ऑप्शन आपका क्या है, गलती दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बीओडी और सीओडी का संबंध किससे है? और देखिए बीओडी वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि बीओडी का संबंध किससे है, और ये होता है आपका जल प्रदूषण से। किससे होता है? जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन से। और सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, बीओडी क्या होता है। देखिए बीओडी और सीओडी का मतलब क्या होता है। जैसे पानी होता है ना, तो पानी में क्या होता है कि प्रदूषक की मात्रा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो क्या होता है कि जो कोई पानी में सब्सटेंस मर जाता है या जीव जंतु मर जाता है, तो उसको क्या होता है कि जो आपका घटक होता है, डिकम्पोजर, उसको तोड़ता है। तो जब तोड़ता है तो ऑक्सीजन की मात्रा का रिक्वायरमेंट होता है, बिना ऑक्सीजन को तोड़ नहीं सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस को या कोई जीव जंतु मर गया, उसको तोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन का डिमांड किया जा रहा है, उसको आपका घटक द्वारा, उसी को बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आ गया? तो देखिए अगर ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पानी है ज़्यादा प्रदूषित होगा, तब तो पानी ज़्यादा मांग रहा है ऑक्सीजन, ठीक ना। तो याद समझिए क्या बोले कि बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। बस याद रखिएगा कि बीओडी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में डील करता है। यह जो होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों सब्सटेंस को डील करता है सीओडी। देखिए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो समय के साथ क्या होता है, बायोडिग्रेड हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। जैसे आप लोग मान लेते हैं कि आप खाना वगैरह खाते हैं, चावल वगैरह फेंक देते हैं, तो समय के साथ क्या होता है, खराब हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन वही होता है प्लास्टिक की बात करते हो, खत्म नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक पदार्थ को या जीव जंतु जब मर जाता है उसको अपघटित करने के लिए जितना ऑक्सीजन का डिमांड किया जाता है डिकम्पोजर द्वारा, उसी को बोलते हैं बीओडी। अगर बीओडी ज़्यादा मांगा जा रहा है, बीओडी क्या है, ज़्यादा मांगा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पानी ज़्यादा प्रदूषित है। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रदूषित पानी से इसका संबंध है। क्या है? प्रदूषित पानी से। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अर्थ हावर WWF संस्था द्वारा मनाया जाता है, यह पहला बार कब मनाया गया था? देखिए तो अर्थ हावर जो है ये WWF संस्था द्वारा ही मनाया जाता है। यह पहला बार मनाया गया था 2007 में। कब बनाया गया था? 2007 में। कहाँ पहला बार मनाया गया था? सिडनी में। सिडनी कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। समझिए अर्थ हावर क्या होता है।
देखिए क्या होता है, पृथ्वी के बारे में जैसा कि पता है कि आपको क्या है कि हम लोग इस तरह से विकास की रणनीति अपना रहे हैं कि पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष मार्च महीना का जो अंतिम शनिवार होता है ना, उसमें रात के क्या करते हैं, 1 घंटा के लिए 8:30 से 9:30 के बीच क्या करते हैं, जो गैर जरूरी लाइट है ना उसको बंद कर देते हैं, ताकि लोग के बीच पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैल सके। इसी को बोलते हैं अर्थ आवर बोलते हैं। और यह मनाया जाता है WWF संस्था द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो इसको याद रखिएगा, इस संस्था द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्जरी पर पहला भारतीय पुस्तक कौन है? सर्जरी पर पहला जो भारतीय पुस्तक है उसका नाम है सुश्रुत संहिता। मतलब किसी को घाव हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें चीर फाड़ वाला जो काम होता है उसी को सर्जरी बोलते हैं, है ना। तो सर्जरी में पहला पुस्तक है सुश्रुत संहिता। अब आगे आते हैं अर्थशास्त्र की बात करते हैं। देखिए अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसको लिखा है किसने? चाणक्य लिखा है। किसने लिखा है? चाणक्य लिखा है। चाणक्य और नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसका संबंध किससे है? तो देखिए नाम भले इसका नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था से संबंध नहीं है। इसका संबंध क्या है? राजनीति और प्रशासन से। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति और प्रशासन से। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि चाणक्य और विष्णुगुप्त का संबंध किससे है? तो देखिए चाणक्य और विष्णुगुप्त के सहयोग से ही चाणक्य ने क्या किया था कि घानानंद को हराया था और उसके बाद भारत का सम्राट बना था। तो याद रख सकते हैं। घानानंद कौन था? तो मगध का उस समय सम्राट था, याद रखिएगा। पंचतंत्र की बात करते हैं तो पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अब देखिए पंचतंत्र में बेसिकली क्या कहानी लिखा गया, लेकिन कहानी का जो पात्र है जानवर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक राजा था, तो वहाँ पर जो पात्र होगा क्या होगा? जानवर होगा। तो याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पंचतंत्र का रचना जो है किसके समय में किया गया था? तो यह गुप्तों के समय, हमारे यहाँ जब गुप्त शासन चल रहा था उसके समय में किया गया था। तो याद रख सकते हैं। अगला बात करते हैं गीत गोविंद की बात करते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। कौन है? जयदेव। तो इसको अभी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है कि पारिस्थितिकी तंत्र, क्या बोलता है? पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में क्या सही है? देखिए इकोसिस्टम क्या होता है पहले समझिएगा। पहले 3-4 कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए कोई यहाँ पर मान लीजिए कि जीव है ना, कोई यहाँ पर जीव है, तो जीव के चारों तरफ जो आवरण होगा इसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण। क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं, है ना। अब क्या है कि जैसे आपके अगल बगल जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है आपका क्या हो गया? पर्यावरण हो गया। अब समझना क्या है कि पर्यावरण के अंदर में भी क्या होता है? अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई तालाब है, तालाब का कुछ अलग कार्य होगा, है ना। दुकान है, दुकान का कुछ अलग कार्य होगा। अलग अलग चीज़ें क्या होगा? अलग कार्य होगा। तो वही जो आपका फंक्शनल यूनिट होता है ना, अलग अलग, उसी को क्या बोलते हैं? आपका इको सिस्टम बोला जाता है। समझ में आ गया? तो यह क्या होता है कि कोई भी नेचर होता है जो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक क्या होता है? फंक्शनिंग यूनिट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? इको सिस्टम बोलते हैं। तो तालाब भी एक इको सिस्टम हो जाएगा, है ना। आपका एक क्या बोल सकते हैं? नदी भी एक तरह का इको सिस्टम होगा। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि प्रकृति का जो होता है कार्यात्मक इकाई होता है और संरचनात्मक इकाई होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे किसान का साथी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे किसान का साथी कहा जाता है? तो केचुआ को किसान का साथी कहा जाता है। ये क्या करता है? मिट्टी को बेसिकली जो होता है उसको खाता है, खाने के बाद क्या करता है? उसको उकड़ता है, ठीक ना। और ये किसान के लिए समझिए क्या है? फायदा करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं किसान का साथी। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है। इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है? देखिए प्राकृतिक में जो होता है प्रत्येक जीव जंतु का अलग अलग रोल है। जितना भी जीव जंतु सबका क्या अलग अलग, और सबका क्या है कि बिल्कुल अलग तरह का रोल है। जो काम शेर करेगा, जो काम बकरी नहीं कर सकता है, जो काम बकरी करेगा वो काम मानव नहीं कर सकता है। अगर सब एक ही काम करने लगे और सब एक ही तरह का रिक्वायरमेंट हो जाएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, सब मर जाएगा। अगर मान लीजिए जो खाना बकरी खाता है वही खाना शेर खाएगा, वही खाना सब कोई खाएगा, तो सबके लिए भोजन का कंपटीशन हो जाएगा, इस कारण सब मर जाएगा। इस कारण से क्या होता है कि प्रत्येक जीव जंतु का अलग अलग रोल होता है। इसी को बोलते हैं आपका इकोलॉजिकल निचे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह क्या होता है? यूनिक फंक्शनल रोल होता है प्रत्येक स्पेसीज का इकोसिस्टम, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल निचे। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं, महासागर का औसत लवणता कितना होता है? देखिए पहले समझिए क्या होता है। एक बोलते हैं क्या? लवणीय बोलते हैं, जल बोलते हैं। जैसे नदी की बात करते हैं, नदी को बोला जाता है कि यह क्या होता है? फ्रेश पानी से पाया जाता है ना। तो इसका जो लवणता होता है ना, लवणता का मतलब देखिए क्या होता है, सिंपल समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। पानी में कितना नमक घुला हुआ है ना, उसी को लवणता या सैलिनिटी बोलते हैं। पानी में कितना नमक घुला हुआ है, तो पानी में कम नमक घुला हुआ है, इसका मतलब पानी अच्छा है, पीने लायक पानी है। पानी में अगर नमक ज़्यादा घुला हुआ, पानी पीने लायक नहीं होगा। समुद्र का पानी पीजिएगा तो पानी में नमक ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं खारा है, पीने लायक नहीं होता है। तो देखिए नदी का जो पानी होता है ना, या जो फ्रेश इकोसिस्टम होता है वहाँ का जो पानी होता है उसका जो लवणता होता है 5 ppt। कितना होता है? 5 ppt पार्ट्स पर
1000 पार्ट्स पर 1000 होता है। और जो आपका खारा पानी होता है, खासकर समुद्र की बात करते हैं ना, तो वहाँ होता है 35 पीपीटी। क्या होता है? 35 पीपीटी। इतना होगा, इससे ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं क्या? महासागर के जल की लवणता होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि महासागर का औसत लवणता कितना होता है? तो 35 पीपीटी हो जाएगा। और एक और चीज़ समझिएगा, अब 5 और 35 के बीच जिसका रहेगा ना लवणता, उसको बोलते हैं एस्चुरी इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? एस्चुरी इकोसिस्टम। डेल्टाई जो क्षेत्र होता है ना, तो डेल्टाई क्षेत्र में क्या होगा कि आपको समझ के चलिए कि यहाँ 5 या 35 के बीच में, इसको कैसे समझते हैं? देखिए, इंडिया के मैप है, तो मान लीजिए कि यहाँ से गंगा नदी आ रहा है, इस तरह से नदी आ रहा है, और यहाँ पर बंगाली खाड़ी समुद्र वगैरह है। समझिए क्या हुआ, यह इधर से जो नदी आ रहा था, नदी समझिए क्या है कि इसमें लवणता कम होगा, लवणता कम होगा, तो मान लीजिए 5 पीपीटी के आसपास होगा। और जो समुद्र है इसका क्या होगा? 35 या 35 ज़्यादा होगा। और जो यहाँ डेल्टा बनेगा ना, यहाँ पर जो डेल्टा बनेगा, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, यहाँ जो डेल्टा बनेगा ना, तो इसका लवणता क्या होगा? 5 और 35 के बीच में होगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, उत्तरी ध्रुव पर पाए जाने वाले बायोम को क्या कहा जाता है? देखिए, उत्तरी ध्रुव, यहाँ देखिए पृथ्वी की बात करते हैं, ठीक है ना। बायोम का मतलब समझिए क्या, जहाँ पर जीव जंतु पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के चाहे तो सबसे ऊपर ही वाली हिस्सा में जाइए या सबसे निचली वाले हिस्से में जाइए, यहाँ पर क्या होता है? ठंड बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं पृथ्वी इस तरह से है, यहाँ पर सन है, तो सन के लाइट इस तरह से जाता है। देखिए, तो ई एरिया में बात करते हैं, एरिया में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? सन का लाइट बहुत ज़्यादा जाएगा, तो गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही विषुवत रेखा के ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जीव जंतु की संख्या घटते जाता है, घटते जा रहा है, घटते 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 ऊपर में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर बायोम मतलब जीव जंतु नहीं पाया जाएगा। और जहाँ पर जीव जंतु नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं कि वहाँ पर बायोम नहीं पाया जाएगा। तो चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं या दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, वहाँ पर कोई भी बायोम नहीं पाया जाएगा, कोई भी जंतु नहीं पाया जाएगा, मतलब कोई भी बायोम नहीं पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? कोई नहीं। समझ में आ गया? चलिए, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरी ध्रुव के बगल में जो होता है, जो बायोम पाया जाता है, मतलब उत्तरी ध्रुव के नीचे मान लीजिए कोई जीव जंतु पाया जाएगा, उस बायोम को क्या कहा जाता है? तो उस बायोम को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टुंड्रा। क्या बोला जाता है? टुंड्रा। टुंड्रा पाया जाता है। और टुंड्रा के नीचे क्या हो जाएगा? टैगा। याद रखिएगा, ध्रुव के नज़दीक में क्या पाया जाता है? यहाँ पर टुंड्रा, और टुंड्रा के नीचे में क्या होता है? टैगा। अब देखिए, दोनों नाम सेम लग रहा है, तो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, TUNDR है, टुंड्रा मैंने एक बताया, ये क्या बताया? टैगा, TAIGA, ठीक है ना। तो देखिए, ई हो गया, इस तरह से बता रहा हूँ। देखिए, ए नीचे होता है ना, देखिए टी तो दोनों में सेम है, ए नीचे होता है, तो समझिए कि यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका टैगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैगा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा? आपका जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा? तो टुंड्रा हो जाएगा। और ऊपर में फिर उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, तो वहाँ तो कोई बायोम पाया ही नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बोलता है, यदि पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश को भेड़िया ने खाया, भेड़िया को शेर ने खाया, तो द्वितीय उपभोक्ता कौन हो गया? तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या होता है। देखिए, जो अपना भोजन खुद बनाता है ना, उसको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक या प्रोड्यूसर। तो मान लेते हैं पेड़ पौधा की बात करते हैं, पेड़ पौधा की, तो पेड़ पौधा क्या है कि अपना भोजन खुद बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं कि यह क्या हो गया? उत्पादक हो गया। और इसको जो इसको क्या बोलते हैं? उत्पादक, मतलब यहाँ प्रोड्यूसर लिख देते हैं। और इसको सब खाता है, मतलब खस्सी बकरी, बकरी खाएगा, बकरी को फिर कुछ कोई और खा जाएगा, उसको कोई और खा जाएगा, उस सब क्या आ जाएगा? उपभोक्ता में आ जाएगा। तो मनुष्य भी क्या आता है? उपभोक्ता में आता है। हम लोग भी क्या आते हैं? उपभोक्ता या कंज्यूमर में आते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, हम लोग अपना भोजन बनाते नहीं है, हम लोग पकाते हैं टेस्ट के लिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ पेड़ पौधा ही क्या करता है? जनरली भोजन बनाता है और शैवाल इत्यादि बनाता है। तो मान लेते पौधा है, पौधा कौन खा गया? खरगोश खा गया। समझिएगा, पौधा को यहाँ पर खरगोश क्या खा गया है? खरगोश। और खरगोश को कौन खाया? भेड़िया। कौन खाया? भेड़िया खाया। और भेड़िया कौन खाया? शेर खाया, शेर खाया। तो बोलता है द्वितीय उपभोक्ता कौन होगा? देखिए, तो यहाँ खरगोश, भेड़िया और शेर की बात करते हैं, सब क्या उपभोक्ता ही है, लेकिन इसमें पहचाना द्वितीय उपभोक्ता कौन है। तो पहचाने का तरीका क्या? देखिए, जब यहाँ पर देखिए, जो उत्पादक है ना, इसको जो पहला बार खाएगा ना, वो पहला उपभोक्ता हो जाएगा। तो क्या हो गया? पहला कंज्यूमर हो गया, पहला उपभोक्ता हो गया। अब भेड़िया क्या हो जाएगा? दूसरा उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ का तीसरा उपभोक्ता हो जाएगा, शेर क्या हो जाएगा? तीसरा उपभोक्ता है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय उपभोक्ता कौन होगा? द्वितीय उपभोक्ता यहाँ पर भेड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। कौन किसको खा रहा है, इसी के आधार पर डिसाइड होता है कि उपभोक्ता होगा क्या होगा। ऐसे मत सोचिए कि हमेशा भेड़िया उपभोक्ता होगा। अगर मान लें कि भेड़िया की जगह पर यहाँ शेर आ जाएगा ना, तो शेर यहाँ द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत यहाँ सब क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो देखिए, एनर्जी पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। देखिए, इन्वायरमेंट के कंसेप्ट में 3 तरह के पिरामिड आपको पढ़ना है। एक को बोलते हैं एनर्जी पिरामिड, एक को बोलते हैं नंबर पिरामिड, एक को बोलते हैं बायोमास पिरामिड।
ठीक ना। तो याद ये रखना कि एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। जबकि नंबर पिरामिड और बायोमास दोनों पिरामिड की बात करते हैं, ये दोनों क्या होता है, सीधा और उल्टा दोनों होता है। बस ये याद रखना है फिलहाल के लिए। ऐसा इन्वायरमेंट जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट को सब क्लियर कर दूंगा, अभी समझ में आएगा भी नहीं, तो बस ये याद रखिएगा। एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ऊर्जा पिरामिड। जबकि नंबर पिरामिड और बायोमास पिरामिड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, तो बस ये याद रखिए। अगला बात करते हैं, मधुमक्खी द्वारा पौधों में निषेचन किसका उदाहरण है। तो देखिए क्या होता है, मधुमक्खी में पौधा में निषेचन मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ एक टर्म है क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स बाय बी इज एग्जाम्पल ऑफ। समझते हैं क्या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए जैसे एक मादा होता है, एक क्या होता है, नर होता है। तो दोनों क्या करता है, दोनों का जब बोल सकते हैं कि नर में जो होता है शुक्राणु होता है, और मादा में जो बीजाणु अंडाणु होता है, दोनों मिलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। उससे बाद में क्या होता है, फिर बच्चा पैदा होता है। तो समझते हैं क्या होता है कि पौधा में भी बात करते हैं, तो पौधा में भी क्या होता है, एक नर पार्ट होता है, एक मादा पार्ट होता है। तो मान लेते समझिए क्या है कि यहाँ पर एक पौधा है, एक पौधा यहाँ पर है, दो पौधा की बात करते हैं। तो क्या होता है कि एक पौधा में नर पार्ट है, एक पौधा में सिर्फ मादा पार्ट है। कोई कोई पौधा में नर और मादा दोनों पार्ट होता है। तो जब सेम पौधा रहेगा, मान लें कि एक ही यही पौधा की बात करते हैं, अगर यही पौधा है और इसमें नर पार्ट भी है मादा पार्ट भी है, ठीक ना। और इसमें क्या हो रहा है कि नर से मादा की ओर आ जा रहा है, ठीक ना, परागकण ना, और वहाँ पर जो निषेचन होगा ना, तो उसको सिर्फ निषेचन बोलते हैं। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक पौधा यहाँ है, एक पौधा यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। मतलब नर का जो पार्ट है, नर के पार्ट को पुंकेसर बोलते हैं, और पुंकेसर के अंदर में होता है छोटा छोटा कण, उसको बोलते हैं पराग कण बोलते हैं, ठीक ना। अब मादा के जो मादा अंग होता है उसको जांग बोलते हैं, ठीक ना, जांग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पराग कण है यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ कहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर जो जाएगा इसी को बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब समझिए क्या हुआ कि यहाँ एक मधुमक्खी बैठा फूल पर, फूल के अंदर में क्या हो गया, परागकण चिपक गया, चिपकने के बाद यहाँ गया, यहाँ पर इसको पास पहुँचा दिया, तो यह पौधा के निषेचन हो गया। पौधा क्या हो गया, निषेचन हो गया, तो पौधा का फायदा हो गया। अब प्लस मधुमक्खी यहाँ से अपना रस चूस लिया था, तो दोनों को फायदा हो गया। जब दोनों को इस तरह से फायदा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। मतलब दोनों क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, या सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि देखिए सिम्बायोटिक रिलेशन थोड़ा सा अलग होता है, समझा देता हूँ थोड़ा देर में, समझिए सिम्बायोटिक रिलेशन और म्यूचुअलिज्म में थोड़ा सा अंदर क्या होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फायदा होगा, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है कि दोनों को फायदा होता है, लेकिन दोनों हमेशा साथ में रहता है। यहाँ पर दोनों साथ में हमेशा नहीं रह रहा। जैसे हम कवक और शैवाल की बात करते हैं, कवक और शैवाल की बात कर रहे हैं, कवक और शैवाल की बात कर रहे हैं, तो कवक और शैवाल क्या होता है, दोनों साथ में रहता है, दोनों दूसरे को फायदा पहुंचाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीवी संबंध में। सिंपल सी बात करते हैं, हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो हमको भी फायदा है कि हमको कुछ पैसा आ जाएगा आपको पढ़ाएंगे तो, और बदले में आपका भी ज्ञान बढ़ गया, तो दोनों को फायदा हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोले। लेकिन अब क्या है कि हमेशा आप हमसे ही पढ़ते हैं, आपको हमेशा हम ही पढ़ाते हैं, हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाएगा, सहजीवी संबंध हो जाएगा। लेकिन आप दूसरों टीचर से पढ़ते होंगे, है ना। तो मतलब क्या है कि आपको फायदा हो रहा था, म्यूचुअलिज्म हमसे कर रहे हैं, दूसरे से भी टीचर से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप हमारे साथ ही रहिएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, चलिए आगे आते हैं। अब कमेंसलिज्म की बात करते हैं कि कमेंसलिज्म क्या होता है, ठीक है ना। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है ना कि एक जीव को क्या होता है, फायदा होता है, एक जीव को कोई नुकसान नहीं होता। मतलब देखिए क्या होता है, जो भी जीव जंतु होता है एक दूसरे से संपर्क कर स्थापित करता है अपने अपने कामों के लिए। तो समझिए क्या कि मान लेते हैं गाय है, गाय गोबर दे दिया, तो गाय तो गोबर देकर चला गया, गाय को गोबर देकर चला गया, उस गोबर कोई ले चाहे ना ले, उससे कोई फर्क पड़ेगा, तो गाय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गोबर में क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा इसमें देखते हैं कि आ जाता है, भोजन पानी करने लगता है, तो कीड़ा मकोड़ा को तो फायदा हो गया ना। तो देखिए एक जीव को फायदा हो रहा है, एक जीव को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म बोलते हैं। एक आते हैं एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है ना कि एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरा का वो घाटा हो जाएगा। समझिए क्या, एक बड़का ये पेड़ है, एक बड़का ये क्या पेड़ है, ठीक है ना, बहुत बड़ा पेड़ है, और उसके नीचे एक और पेड़ यहाँ पर जम गया है। तो देखिए क्या होता है, पेड़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पूरा एकदम छां, मतलब पूरा समझिए कि इसको धूप आने ही नहीं देता इसके पास। तो धीरे धीरे क्या आप धूप नहीं आने देगा, साथ ही क्या होगा, पूरा जो पानी वगैरह होता है अगल बगल का चूस लेता है यही। इस कारण से क्या होगा कि यह जो छोटका जो जीव है ना, छोटका जो पेड़वा है, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। क्या हो जाएगा, सूख जाएगा मतलब मर जाएगा। देखिए इसको तो घाटा हो गया, लेकिन एक ऊपर को बड़का पर प्रभाव पड़ा नहीं, प्रभाव पड़ा। तो इसी को बोलते हैं एमेंसलिज्म बोलते हैं। पैरासिटिज्म के क्या मतलब होता है, पैरासिटिज्म में क्या होता है कि ये को फायदा को नुकसान। समझते हैं क्या, जैसे आपका माथा में क्या हो गया, ढील हो गया, ठीक है ना। तो आपका माथा में क्या हो गया, ढील हो गया, तो ये ढीलवा के तो चूसेगा खून, तो उसको तो फायदा हो रहा है ना, उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। लेकिन आपको तो घाटा हो रहा है ना। तो एक जीव को फायदा होता है, एक जीव को क्या होता है, घाटा होता है, उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं।
वायुमंडल में कार्बन मुख्यतः किस रूप में मौजूद होता है? तो देखिए वायुमंडल में कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मुख्य रूप से मौजूद होता है। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुख्य रूप से मौजूद होता है। अब समझते हैं थोड़ा सा और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में क्या होता है, नाइट्रोजन सब ज़्यादा पाया जाता है, ये लगभग 78% के आसपास पाया जाता है, 78% के आसपास। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यह होता है 21% के आसपास पाया जाता है, लगभग से 20 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 21% के आसपास मानिए, मतलब 99% में तो यही पाया जाएगा लगभग। अब देखिए क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद है कितना पाया जाता है, 0.03%। ऑप्शन में कभी कभी 0.003 दे देगा तो कभी 0.3 दे देगा, तो यह आंसर क्या होता है 0.03% क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके बीच सहजीवी संबंध है? अभी क्वेश्चन आइएगा। देखिए लाइकेन को लीचेन भी बोलते हैं, किसके बीच सिम्बायोटिक रिलेशन है? तो यह लाइकेन में जो संबंध पाया जाता है कवक और शैवाल, क्या कवक और शैवाल, कवक और शैवाल मतलब क्या कि फंगी और अलगी के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। इसका मतलब क्या हो समझिए क्या, जैसे देखिए क्या होता है, जो शैवाल होता है ना, शैवाल मान लीजिए हम शैवाल को हम लिखते हैं यहाँ पे एलगी लिख देते हैं, शैवाल ए, अब फंगस को एफ लिखते हैं। देखिए शैवाल क्या होता है, शैवाल जनरली क्या होता है कि पानी में हरा हरा चीज़ दिखाई देता है ना, आपको समझिए क्या है एक तरह का आपका एलगी है, शैवाल है। और जो आपको रोटी वगैरह वो भूरा भूरा दिखाई देता है ना, समझिए एक तरह क्या है आपका फंगस है। तो देखिए क्या है, शैवाल और कवक साथ में रहेगा तो क्या होगा, शैवाल क्या है कि पानी में रहता है लेकिन पानी को अवशोषित नहीं कर सकता है, लेकिन यह भोजन बना सकता है। अब भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। भोजन बनाने का मतलब क्या कि प्रकाश संश्लेषण सवाल करेगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सवाल प्रकाश संश्लेषण करेगा कि नहीं, तो करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन उसके लिए पानी चाहिए। ये पानी क्या कर सकता है कि ले नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर फंगस क्या है, कवक क्या करता है कि यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, मतलब अपना भोजन नहीं बना सकता, लेकिन ये पानी को ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो यह क्या दे देगा फंगस को कि लो सवाल भाई तुमको पानी ले हमसे ले लो और तू बदले में भोजन बना के हम तुमको दे देना। तो देखिए दोनों को फायदा हो गया कि शैवाल को क्या मिल गया, पानी मिल गया है ना, और यहाँ फंगस को क्या मिल गया, भोजन मिल गया, तो दोनों का फायदा हो गया। तो इस संबंध को क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक ना। और इसी को म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं कि दोनों को फायदा हो रहा है। तो याद रखिएगा। आगे आते हैं, कौन सा उत्तराधिकार तेजी से होता है, इसको अंग्रेजी में पढ़िए, कौन सा सक्सेशन तेजी से होता है। सक्सेशन का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप हैं तो आपके बाद कौन आएगा, मतलब आप दादा के बाद आपका पापा आए, पापा के बाद आप आए, ठीक है, आपके बाद आपका बेटा आएगा, इसी को सक्सेशन बोलते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट समझिए क्या होता है कि मान लेते कि पहले यहाँ पर कोई जीव आया, ठीक है ना, और बाद फिर कोई और जीव आएगा, तो इसी को सक्सेशन बोलते हैं। तो बोलता है कि पहले कौन सक्सेशन ज़्यादा होगा। देखिए एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी का मतलब है ना कि यहाँ पर जो जीव जंतु आएगा ना पहला बार ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, और जो दूसरा का बार है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो यही बोलता है कौन तेजी से होगा। तो इसे समझ में आपको नहीं आएगा, कंसेप्ट समझाता हूँ समझिएगा। एक क्या है कि एक मेन शहर है, शहर के बगल में समझिए कि यहाँ पर ज़मीन बिकता है, जमीन लेके लोग छोड़े हुए कि मकान बनाएंगे, कोई डरे बनाना रहा कि चोरी चमारी क्या हो जाएगा पता नहीं, ठीक ना। लेकिन जैसे क्या हुआ है कि एक आदमी हिम्मत करके यहाँ घर बनाया, ठीक ना, तो समझिए कि घर बनने में, पहला घर बनाने में यहाँ पर लग गया 20 साल 30 साल लग गया, है ना। अब जैसे वो घर बना, देखा देखिए सब कोई घर बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब देखिए कि एरिया में क्या होगा, 3 साल 4 साल के अंदर में पूरा एकदम घर बन जाएगा। तो समझिए क्या, पहला घर बनाने में बहुत समय लगा, मतलब प्राइमरी सक्सेशन होने में समय लगा, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन होने में समय लगा। सेकेंडरी सक्सेशन तो बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी घर बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, बहुत ही फास्टर रेट से होता है, बहुत तेजी से होता है। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एपीफाइट्स पौधे दुनिया की किस में पाए जाते हैं। एपीफाइट्स का मतलब क्या होता है, देखिए एक मेन पेड़ हो गया ना, देखिए कभी कभी पेड़ के ऊपर ही क्या होता है, देखिए कोई चीज़ का पेड़ जम जाता है, पेड़ के ऊपर ही क्या होता है, कोई चीज़ का पेड़ जमता है, उसी को बोलते हैं एपीफाइट्स। क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स पौधे बोलते हैं। तो यह जो होता है ना आपका अमेजन फॉरेस्ट, जो अमेजन जंगल बोलते हैं ना, उसमें जंगल में क्या होता है बहुत ज़्यादा एपीफाइट्स प्लांट पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे भी आप लोग देखते हो ना, अपने अगल बगल के पेड़ के ऊपर कोई पेड़ जम जाता है तो समझिए कि एपीफाइट्स है। मतलब देखिए एपीफाइट जो पेड़ के ऊपर जब पेड़ जम गया ना, तो क्या होता है सिर्फ सहारा के लिए इस पर आता है, यहाँ से भोजन नहीं लेता, सहारा के लिए रहता है। इसको सिंपल भाषा में समझना चाहिए। तो क्या होता है, हमारे घर में जो होता है लौका होता है, कद्दू होता है, उसका लतर होता है, नेनुआ का लतर होता है, क्या होता है कि आपको देखते हैं कि रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है ना। तो समझिए कि इस तरह से क्या होता है, इसको सिर्फ रस्सी से भोजन नहीं लेता, रस्सी के सहारे सिर्फ चढ़ता है। तो यहाँ भी जो एपीफाइट्स पौधे होते हैं तो मेन पौधा पर सिर्फ क्या होता है, सहारा लेता है, उससे भोजन नहीं लेता है। याद रखिएगा। एक और चीज़ यहाँ याद रखिएगा दोस्त, देखिए ये जो अमेजन जंगल बोले ना, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत जंगल है, बहुत क्या है, घना जंगल है, ठीक ना। अब जंगल क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। तो समझिए कि लंग्स का काम कर रहा है। हमारे शरीर में क्या होता है, लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, हम लोग छोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाँ, तो यहाँ पर क्या बोले कि जो अमेजन जंगल है ना, इसको पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो आप याद रख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन करता है? समझिए डेल्टा का मतलब क्या होता है। देखिए, जब नदी दूर से आती है ना, नदी जब दूर से आती है तो समुद्र में मिलने से पहले क्या करता है कि अगल बगल मिट्टी ले आकर लाती है, फैला देती है एरिया में। तो समझिए कि यहाँ समुद्र है, बंगाल खाड़ी है, यहाँ पर गंगा नदी है, तो यहाँ क्या होता है, लेकर के आता है, यहाँ पर लेकर के आया, डेल्टा को क्या किया, मिट्टी को फैला दिया। और यह मिट्टी में क्या होता है कि बहुत सारा जीव जंतु रहने लगता है, बहुत सारा पेड़ पौधा हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही है, सुंदरबन डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा। और यह किस नदी से इसका निर्माण होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो देखिए इधर से गंगा आया, और देखिए इधर से चाइना से होते हुए क्या आएगा, एक ब्रह्मपुत्र नदी आएगा, यहाँ पर से आपका आसाम होते हुए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होते हुए, बांग्लादेश होते हुए, और यहाँ पर क्या बनेगा, एक सुंदरबन डेल्टा बनेगा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है, किसी नदी के पानी के तापक्रम में यदि अचानक बहुत बदलाव आ जाता है तो उसमें रहने वाला जीव पर क्या असर पड़ेगा। समझिए क्या होता है, प्रत्येक जीव जंतु क्या होता है ना, एक निश्चित टेम्परेचर के रेंज में रहता है। जैसे हम जानते हैं कि मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो मानव शरीर के टेम्परेचर सहने का एक रेंज है। समझिए क्या, ये मानव शरीर हो सकता है कि मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के हो सकता है कि 45 डिग्री के आसपास सह सकता है इतना टेम्परेचर। मतलब देखिए 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापक्रम है, तो गर्मी में क्या है कि 45-50 तक सह सकता है गर्मी में। ठंडा की बात करते हैं तो हो सकता है कि 10-12 तक सह सकता है। अब समझिए क्या कि टेम्परेचर क्या हुआ है कि 37 डिग्री सेल्सियस, अब क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। इससे समझिए कि एकदम जल रहा है, जल रहा है, तो आप सह पाइएगा नहीं, तो जल के मर जाइएगा। उसके बाद ठंडा हो गया, तो ठंडा में क्या हो गया, मतलब ठंडा से आप मतलब समझिए जम के मर जाइएगा, वहाँ भी हो जाएगा। तो प्रत्येक जंतु एक निश्चित टेम्परेचर वगैरह में रहता है। अगर उसमें बदलाव ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वहाँ जीव जंतु मरना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो नदी के पानी है, तो नदी के पानी में मछली वगैरह जो भी रहता है ना, वो क्या होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर में ही रहता है। अगर मान लेते हैं कि नदी में क्या करते हैं कि ढेर सारा गर्म पानी डाल देते हैं, तो सब जीव जंतु मर जाएगा। या हो सकता है कि नदी के पानी बिल्कुल ठंडा हो गया, तो वहाँ भी क्या होगा कि जंतु मर जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि नदी के तापक्रम में यदि पानी के तापक्रम में यदि अचानक बहुत बदलाव आ जाता है तो क्या हो जाएगा, जीवों की संख्या क्या हो जाएगा, जीव जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।